हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स डिस्कस कर रहे थे। हमने एसिड एंड बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, उनका इंडिकेटर्स के साथ जो बिहेवियर है वो देखा। हमने पीएच वैल्यू की बात करी, हमने उनके केमिकल रिएक्शंस कैसा करते हैं एसिड एंड बेस, उसके बारे में डिस्कस किया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रोबेबली लास्ट लेक्चर है हमारे इस चैप्टर का, और इसमें हम लोग सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको याद हो, हमने बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस पढ़े एसिड्स के और बेसिस के जहां पर सॉल्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा था। जैसे अगर मैं बात करूं जैसे अगर मैं बात करूं अगर मैं एसिड का रिएक्शन मेटल से करा रहा था, एसिड का रिएक्शन किससे करा रहा था? मेटल से। तो क्या बन रहा था? तो भी सॉल्ट बन रहा था और हाइड्रोजन गैस बन रहा था, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा था। अगर हमने रिएक्शन कराया था एसिड का किसके साथ? बेस के साथ, तो भी क्या बन रहा था? सॉल्ट बन रहा था और वाटर बन रहा था। अच्छा, और भी रिएक्शंस हैं। जैसे एसिड का रिएक्शन अगर आप मेटल ऑक्साइड मेटल कार्बोनेट के साथ करा रहे थे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा रहे थे, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा रहे थे, तो भी क्या बन रहा था? तो भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बन रहा था। तो और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जहां पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसी सॉल्ट को हमें पढ़ना है। देखो, सॉल्ट कब बनता है? जब किसी तरह से एसिड और बेस एक दूसरे को नलीफाई करे। अगर कोई चीज जो एसिडिक हो, कोई दूसरी चीज जो बेसिक हो, अगर इनका हम आपस में रिएक्शन कराते हैं तो एसिड और बेस हमेशा एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करते हैं, न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं, और उसी दौरान वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। यहां पर आपको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट में आपको कहीं से भी बेस नहीं दिख रहा होगा, तो भी सॉल्ट बना है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं किसी तरह का एसिड ने मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे ना कैसे करके एसिड के बेस को, एसिड के इफेक्ट को क्या किया है? नलीफाई किया होगा, तभी जाकर के सॉल्ट बन रहा है। तो सॉल्ट जो होता है ना हमारा, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ना तो ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ना तो वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, लेकिन कभी कभी पर सॉल्ट एसिडिक और बेसिक भी हो जाते हैं। जैसे यहां पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर हम बात करें तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका बेसिक नेचर का है। ठीक, ये क्या है? बेसिक नेचर का है, जो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? जो सॉल्ट बना रहा है। तो यहां पर सॉल्ट किस किस केसेस में एसिडिक हो सकते हैं, किस में बेसिक हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जब स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ? वीक बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो भी सॉल्ट और वाटर बनता है। लेकिन क्योंकि यहां पर एसिड स्ट्रॉन्ग था, तो जो बेस हमने यूज किया वो बेस सारा का सारा बेस, जो बेस है वो सारा का सारा एसिडिक इफेक्ट खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिड का कुछ इफेक्ट बच जाएगा। तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा। कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। सॉल्ट थोड़ा एसिडिक होगा। ठीक, जब आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर जाए, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो इस केस में जो सॉल्ट बनेगा, क्योंकि यहां पर अब बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो एसिड बेस का सारा इफेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा? बेसिक सॉल्ट होगा। अगर वहीं पर हम बात करें, अगर हम वीक एसिड और वीक बेस का रिएक्शन कराएं, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराएं, तो इस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल क्यों होगा? न्यूट्रल इसलिए होगा क्योंकि यहां पर एसिड और बेस दोनों ही या तो स्ट्रॉन्ग थे या तो दोनों ही क्या थे? वीक थे, जिस वजह से जो सॉल्ट बनेगा ना तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ना तो बेसिक बिहेवियर शो करेगा। एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को अच्छे से कैंसिल आउट कर पाएंगे, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कंप्लीटली क्या बनेगा? वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ केसेस था जहां पर एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। कब होता है आपने देख लिया। ठीक है, तो
अब हम बात करते हैं ना मोस्ट कॉमन सॉल्ट्स की जो हमारे घरों में यूज होता है। हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन सॉल्ट्स की जो हमारे घरों में यूज होता है। हम बात कर रहे हैं NaCl। NaCl कब बनता है? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका नाम HCl है, इसका रिएक्शन जब एक स्ट्रॉन्ग बेस जिसका नाम NaOH है इससे कराते हैं तो हमें जाकर के NaCl मिलता है। और साथ ही साथ एक और चीज का फॉर्मेशन होता है जैसे वाटर, वो तो बनेगा ही क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वाटर तो बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो NaCl बन रहा है ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल क्यों होगा अभी आपको बताया, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है। एसिड और बेस जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जो सॉल्ट बनता है वो कैसा बनता है? न्यूट्रल। और यही NaCl है जिसने हमारे इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ठीक है, और यहाँ पर NaCl हम अपने घरों में भी यूज करते हैं। ठीक है, जो हम अपने सॉल्ट को खाने वगैरह में यूज करते हैं जिस सॉल्ट का वो हमारा NaCl ही होता है। अब हम इस चैप्टर में NaCl से बहुत सारे दूसरे सॉल्ट्स या प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ये भी हम NaCl की मदद से ही बनाते हैं। NaCl की मदद से बनाते हैं। कब बनाते हैं? तो सबसे पहले देखिए, जब आप यहाँ पर एक टर्म को आपको समझना जरूरी है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है किसी भी चीज का अगर एक्वस सॉल्यूशन में बोलो, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है उस चीज को आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया है, उस चीज का मिक्सचर पानी में है। तो जब किसी भी चीज को आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उस चीज का एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तो अगर आप सोडियम क्लोराइड को NaCl को पानी में घोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का एक स्पेसिफिक नेम है जिसका नाम है ब्राइन। याद रखना इस वर्ड को, ब्राइन। ब्राइन क्या है? ब्राइन इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो उसके बाद जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसका नाम क्या है? ब्राइन है। तो अगर इसी सोडियम क्लोराइड में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास कराएंगे? या इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे सोडियम क्लोराइड का। कैसे? आप यहाँ पर एक आपको सिस्टम प्रिपेयर करना होगा जिसमें आपको एक कंटेनर में सोडियम क्लोराइड भरना होगा और उसमें दो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होने चाहिए। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम एनोड कहते हैं, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम कैथोड कहते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। इन्हीं इलेक्ट्रोड्स की मदद से क्या होगा? इन्हीं इलेक्ट्रोड्स को आप किससे कनेक्ट कर दोगे? बैटरी से कनेक्ट कर दोगे। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, एनोड में आएगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी वाटर में या इस सॉल्यूशन से पास होते हुए कैथोड तक जाएगी और एक फ्लो सेटअप हो जाएगा करंट का। तो जब इसमें आप जब एक्वा सॉल्यूशन में जब आप क्या करोगे, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो यहाँ तीन प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। कौन कौन से तीन प्रोडक्ट बनेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा मेन प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो हमें बनाना था और वो कैसे बन रहा है? NaCl की मदद से बन रहा है। जब आप NaCl में क्या करेंगे? जब आप NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो उस केस में आपको तीन प्रोडक्ट मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी होता है। इस ये जो मेथड है या ये जो आप कर रहे हो सोडियम क्लोराइड में से जो इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो, इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों? क्लोर यानी क्लोरीन, क्लोर यानी क्लोरीन, एल्कली यानी बेस। तो यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस और यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन और बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लोरीन का और बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, जिस वजह से इसका नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस है। ठीक है, लिखा भी है क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कली यानी बेस। ठीक है, एल्कली उन बेस को कहा जाता है जो वाटर में सॉल्युबल या डिसॉल्व होते हैं। तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए इस बेस को हम एल्कली भी कहते हैं। हमने पढ़ रखा है इस बात को, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपने देखा जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो तो हो क्या रहा है? तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है ना, इनका भी बहुत यूज है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाना होता है, हमें बनाना होता है क्लोरीन गैस। तो हम क्या करते हैं? तब भी इस रिएक्शन का यूज करते हैं। और ये क्लोरीन गैस का यूज अभी आप आगे देखोगे, जब आप ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कर रहे हो, ब्लीचिंग पाउडर बना रहे हो, तब आपको क्लोरीन गैस की जरूरत पड़ रही है। तो इनके यूजेस भी है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ। तो नेक्स्ट सॉल्ट जो हमारा है वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस की मदद से। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस यानी ड्राई स्लेक्ट लाइम, यानी आप स्लेक्ट लाइम में आप क्या पास कराते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप जब आप पास कराते हो क्लोरीन गैस, तो उस केस में
क्या किसका फॉर्मेशन होता है? उस केस में ब्लीचिंग फॉर्मेशन का उस केस में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है कैल्शियम CaOCl2। क्या नाम है? CaOCl2। ठीक है, इसका यूज क्या है ब्लीचिंग पाउडर का? तो इसका यूज है हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में या कॉटन वगैरह को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है, साफ करने के लिए। ठीक है, उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। वुड पल्प, देखो पेड़ों पे जो हमारे जो पेपर वगैरह बनते हैं ना, वो वुड से बनते हैं, तो वुड वगैरह को ब्लीच किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है, एक सॉफ्ट टेक्सचर प्रोवाइड किया जाता है पेपर फैक्ट्रीज में, तो वहां पर भी यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। इसका यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब किसी किसी रिएक्शन में जहां पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की जरूरत होती है, तो उस रिएक्शन में हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। और इसका यूज ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी में जो है पानी को क्लीन करने के लिए या जर्म्स को मारने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। टंकी वगैरह में जो होता है ना, टैंक्स वगैरह में ना रेगुलरली 3 या 4 महीने पर आप देखोगे कि कुछ पाउडर वगैरह डाला जाता है जो क्लोरीन भी हो सकता है और ब्लीचिंग पाउडर भी हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये जर्म्स वगैरह को किल करते हैं। ठीक है, वाटर में जो जर्म्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनको किल करते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। देखो आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा राइट द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड ऑल्सो द फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन आप राइट द इक्वेशन फॉर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो जो ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन की इक्वेशन है वो ये है। ब्लीचिंग पाउडर की जो फॉर्मेशन की इक्वेशन है ना वो ये, आपको ये इक्वेशन लिख के आनी होगी। आपको ये इक्वेशन पूछेगा, आपको यही इक्वेशन लिखनी होगी। ठीक है, आपसे फॉर्मेशन वाली इक्वेशन पूछ लेगा, फॉर्मूला पूछ लेगा और यूजेस पूछ लेगा। यही पूछेगा ब्लीचिंग पाउडर में कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना, उसका फॉर्मूला बताओ, उसके 2 यूज बताओ। ऐसे करके 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको याद कर लेना, जितना यहाँ लिखा हुआ है वो सफिशियंट है ब्लीचिंग पाउडर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा जो नेक्स्ट सॉल्ट है वो हमारा है बेकिंग सोडा। ठीक है, हमारा बेकिंग सोडा। अब देखिए बेकिंग सोडा कैसे बन रहा है। बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? हम अपने कॉमन सॉल्ट का यूज कर रहे हैं। अच्छा, बेकिंग पाउडर में कॉमन सॉल्ट का क्या रोल था? तो बेकिंग पाउडर में कॉमन सॉल्ट का ये रोल था कि जब हम कॉमन सॉल्ट से जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते तो जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, उस क्लोरीन गैस की मदद से फिर आप ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं सोडियम क्लोराइड क्या कर रहा है? ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में रोल प्ले कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बेकिंग सोडा बनाने में तो सोडियम क्लोराइड का डायरेक्ट रोल है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया मिक्स करते हैं, रिएक्शन कराते हैं इसका, तब आपको क्या मिलता है? तब आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसमें से एक प्रोडक्ट आपका क्या है? एक प्रोडक्ट आपका बेकिंग सोडा है, जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये देखिए मेटल कार्बोनेट है ना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और ये थोड़ा बेसिक नेचर का होता है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये थोड़ा बेसिक नेचर का होता है, नॉन कोरोसिव बेस होता है, ये बेसिक नेचर होता है इसका। ये हमारा बेसिक नेचर का होता है। जब अब कैसे बनाइए? तो जब आपने सोडियम क्लोराइड में आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया यूज किया इन अ वाटर, तो क्या बना आपका? आपका 2 प्रोडक्ट बना आपका। पहले तो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, आपको अमोनियम क्लोराइड बनता हुआ दिख रहा है, ये बाई प्रोडक्ट है। इसको हमारा मेन मोटिव तो ये बनाना था, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट है। तो अमोनियम क्लोराइड बना और साथ में क्या बना आपका? साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। ठीक है, यूज क्या है इसका? ये हमारा बेकिंग सोडा का यूज क्या है, आइए समझते हैं इसको। तो बेकिंग सोडा का जो यूज है, इसका यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए? इसका यूज बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा का यूज बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। देखिए बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? जो आपका बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा में किसी भी तरह का इडेबल एसिड, ये H प्लस आयन एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये H प्लस आयन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिड को। आपको बेकिंग सोडा में किसी भी तरह का इडेबल एसिड मिक्स करना है। क्या करना है? मिक्स करना है। तो बेकिंग सोडा में जब आप किसी भी तरह का इडेबल एसिड मिक्स करते हो तो वो क्या बना लेता है? वो बेकिंग पाउडर बना लेता है। देखिए ये कुछ बच्चे समझते हैं ना, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि बेकिंग सोडा में जब हम इडेबल एसिड को मिक्स करते हैं, जैसे इडेबल एसिड क्या हो सकती है? टर्टरिक एसिड हो सकती है, ठीक है, जो टैमरिंड में पाई जाती है। सिट्रिक एसिड हो सकती है, जो सिट्रस फ्रूट्स में पाई जाती है। ऑक्सैलिक एसिड भी हो सकती है, जो टोमेटो वगैरह में। तो किसी भी तरह का इडेबल एसिड अगर आप मिक्स करते हो किसमें? बेकिंग सोडा में, तो उस केस में क्या बनता है? उस केस में बेकिंग पाउडर बनता है। तो बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है कि बेकिंग सोडा में इडेबल एसिड रिएक्ट कराया और रिएक्ट करने के बाद जो नया प्रोडक्ट बना वो बेकिंग पाउडर होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन हो गया अगर तो फिर बेकिंग तो वो कुछ और ही बनाएगा।
ठीक है, यहां पर होता क्या है, यहां पर जब आप बेकिंग सोडा में जब आप बेकिंग सोडा में जब आप जब आप बेकिंग सोडा में सिर्फ मिक्स करते हो, रिएक्ट नहीं कराते, सिर्फ मिक्स करते हो। देखो सैंड और आप एक तरीके से समझो, आपने शुगर और सॉल्ट को मिक्स कर दिया, तो क्या मिक्स करते समय कोई रिएक्शन हुआ? क्या रिएक्शन नहीं हुआ? यहाँ रिएक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जब आप बेकिंग सोडा में इडेबल एसिड मिक्स करो तो वहां किसी तरह का रिएक्शन नहीं, सिर्फ मिक्सचर होना चाहिए। तो जो मिक्सचर है ना, इस मिक्सचर को ही नाम दिया जाता है बेकिंग पाउडर का। यही बेकिंग पाउडर है, ये जो पूरा मिक्सचर है ना, यही बेकिंग पाउडर है। और बेकिंग पाउडर का यूज कहता है फास्ट कुकिंग करने के लिए। फास्ट कुकिंग करने के लिए क्यों? क्योंकि ये कभी कभार क्या होता है, ये CO2 वगैरह प्रोड्यूस करता है, वाटर वगैरह प्रोड्यूस करता है, तो जिससे तो ये फास्ट कुकिंग में यूज होता है। और साथ ही साथ बेकिंग पाउडर क्या होता है, खाने को, देखो जैसे आप केक वगैरह बनाते हो ना, तो केक वगैरह स्पॉन्जी होते हैं। क्यों होते हैं स्पॉन्जी? क्योंकि जब आप ये पूरा बेकिंग पाउडर क्या करते हो, केक वगैरह में डाल करके बेक करते हो, तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। CO2 गैस क्या करती है, उसको स्पॉन्जी बना देती है, केक को क्या करती है, स्पॉन्जी वगैरह बना देती है। तो ये जो बेकिंग पाउडर से रिलीज हुआ CO2 है, बेकिंग पाउडर से जो रिलीज हुआ CO2 है, यही क्या करता है, केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाता है। या जो भी चीज सॉफ्ट और स्पॉन्जी होती है खाने में, जिसमें आपने बेकिंग पाउडर डाला है, वो जनरली सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होती है। ठीक है, क्यों होती है स्पॉन्जी? क्योंकि उसमें क्या पड़ा होता है, उसमें बेकिंग पाउडर बना होता है, बेकिंग पाउडर ऐड होता है, और बेकिंग पाउडर क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। आगे बढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज हम एंटी एसिड यानी एक बेस की तरह करते हैं। कभी कभी हमारे स्टमक में जब एसिडिटी हो जाती है, तो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से उस एसिडिटी से रिलीफ पा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका यूज, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज आप फायर एक्सटिंग्विशर में भी करते हैं। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी आप किसका यूज करते हैं, आप बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, आप बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर तो आपको पता ही होगा, आग बुझाने का जो इक्विपमेंट होता है उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका यूज सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है एज अ केमिकल। ठीक, हमारा जो अगला सॉल्ट है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे बना? तो देखिए, जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं, जब आप बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं, तो बेकिंग पाउडर को हीट करके आपको सोडियम कार्बोनेट मिलता है, वाटर मिलता है, और CO2 गैस मिलती है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट आपको मिला है, इस सोडियम कार्बोनेट जब आप वाटर ऐड करते हैं, क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तब जाकर के आपको क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। यहाँ पर आप देखिए, वॉशिंग सोडा ना क्रिस्टल होता है। देखिए, ये जो हमारा सॉल्ट है, ये क्रिस्टल फॉर्म में होगा, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो Na2CO3.10H2 है, तो ये जो 10H2 है, ये इसको हम कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे इसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं इसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। अच्छा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पर जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, तो बेकिंग सोडा को हीट करने से सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, और इसी सोडियम कार्बोनेट में जब वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किया जाता है, तो आपका क्या प्रिपेयर हो जाता है, वॉशिंग सोडा प्रिपेयर हो जाता है। यूज क्या है वॉशिंग सोडा का? इसका यूज सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है, ग्लास बनाते समय यूज होता है। और कब यूज होता है? इसका यूज होता है बोरेक्स वगैरह बनाने में। बोरेक्स एक सोडियम कंपाउंड है, इसको बनाने में भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। और सोडियम कार्बोनेट का यूज कहाँ होता है? सोडियम कार्बोनेट का यूज क्लीनिंग एजेंट की तरह काम, मतलब सफाई वगैरह करने के तौर पर भी यूज किया जाता है। और यहाँ पर वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए। देखो, वाटर दो तरह का होता है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में बेसिकली सॉल्ट्स की मात्रा कम होती है। हार्ड वाटर वैसे वाटर होते हैं जिसमें सॉल्ट्स बहुत ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं सी वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्ट है, तो इस वजह से हम उसको हार्ड वाटर कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सोडियम ये जो आपका वॉशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट का जो यूज आप करते हो वाटर की हार्डनेस हटाने के लिए भी करते हो। क्या होता है, जैसे ही आप वॉशिंग सोडा को ऐड करते हो हार्ड वाटर में, तो ये क्या करता है, सारे सॉल्ट को सेटल डाउन कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, वाटर जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। मतलब सॉफ्ट वाटर का मतलब उसमें सॉल्ट की मात्रा कम हो जाती है, सारा सॉल्ट नीचे बैठ जाता है। ठीक, तो इस वजह से ये वाटर की हार्डनेस रिमूव करने में मदद करता है। हम अपने नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, जिप्सम एक कंपाउंड होता है। ये देखिए, ये जो कंपाउंड है ना, यहाँ पर ये जो हमारा कंपाउंड है, ये हमारा जिप्सम है। ये क्या है, इसको हम जिप्सम कहते हैं। जिप्सम क्या होता है, ये भी हमारा एक
कैल्शियम सल्फेट का क्रिस्टल होता है, कैल्शियम सल्फेट का क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल क्यों है? क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है इसमें, तो इसलिए ये क्रिस्टल कहलाएगा। तो कॉपर कैल्शियम सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है जिसमें दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा जिप्सम होता है। जिप्सम को जब आप 373 केल्विन या एक तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हो, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर जब आप जिप्सम को हीट करते हो तो आपको एक और कैल्शियम सल्फेट का क्रिस्टल मिलता है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाफ होता है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये जो कंपाउंड बनता है इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओपी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है ये हमारा कैसे बन रहा है? जिप्सम जो कि एक कैल्शियम सल्फेट का क्रिस्टल है, उसको जब आप 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर जब आप हीट करते हो तो उस केस में एक और आपको नया क्रिस्टल मिलता है कैल्शियम सल्फेट का ही, तो यही क्रिस्टल आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। ठीक है, इसका यूज जनरली आपको पता ही होगा, घर वगैरह में जो वॉल को डेकोरेट करते हैं ना, ऊपर जैसे आप देखोगे बहुत सारे डिजाइन वगैरह बने होते हैं, ठीक है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बने होते हैं। और साथ ही साथ इसका यूज आप डॉक्टर्स वगैरह करते हैं ना, जब फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो पट्टी वगैरह करते समय प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाते हैं। ठीक है, जो कि पानी के साथ पहले घोल बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको पट्टी के ऊपर चढ़ा देते हैं, जो कि काफी हार्ड हो जाता है कुछ टाइम बाद। तो इसका यूज डॉक्टर्स वगैरह करते हैं। ठीक है, और कहाँ होता है? घर में डेकोरेशन वगैरह के लिए किया जाता है, टॉयज वगैरह बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से। बहुत सारा यूज है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हमें बात करनी है मेन अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? चलिए सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझते हैं। देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सबसे एक बहुत छोटा एग्जांपल लेंगे। चीनी देखो, चीनी के क्रिस्टल्स को देखो, चीनी क्रिस्टल फॉर्म में होती है। चीनी ले लो 2 चम्मच और उसको गैस पर हीट करो, या अगर केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तो टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें चीनी डालो 2 चम्मच और उसको गर्म करो। और याद रखना, जो आप टेस्ट ट्यूब लोगे या जो बर्तन जिसमें आप चीनी को गर्म करो, बिल्कुल सूखा होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, कि एक भी वाटर ड्रॉपलेट उसमें नहीं होनी चाहिए। जब आप चीनी को हीट करोगे तो आप देखोगे ना कि बर्तन में पानी आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा। ठीक है, चीनी को गर्म करते ही बर्तन में क्या आ जाएगा या टेस्ट ट्यूब में क्या आ जाएगा? वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? जबकि हमने जो बर्तन लिया था बिल्कुल ड्राई था, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स एक्चुअली चीनी के क्रिस्टल्स में ही प्रेजेंट थी। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, उसमें जनरली वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं उसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये वाटर मॉलिक्यूल जो क्रिस्टल में प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ये जो क्रिस्टल्स प्रेजेंट है किसमें? ये जो वाटर प्रेजेंट है किसमें? क्रिस्टल्स में। इसी वाटर को क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स लिखे हैं, जैसे फेरस सल्फेट क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैंने बहुत सारे क्रिस्टल्स के नाम लिखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम सल्फेट क्रिस्टल में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, अलग अलग क्रिस्टल में अलग अलग नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी यहाँ पर फेरस सल्फेट का एक मॉलिक्यूल 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? FeSO4.7s2। तो इस तरीके से बहुत सारे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, और क्रिस्टल्स और ये इन क्रिस्टल्स में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और इसी वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो अभी हमने जस्ट पहले यहाँ पर जो बात करी, इनकी और इनकी, इसमें देखिए यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। एक कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है क्रिस्टल में। यहाँ पर जबकि हमारा ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमारा क्या है? हमारा एक मॉलिक्यूल के साथ आधा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो आप खुद सोचो, क्या एक मॉलिक्यूल के साथ आधा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकता है? नहीं। यहाँ पर हाफ H2O का मतलब यह है कि 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल ने 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल ने एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर किया हुआ है। 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल ने कितना वाटर मॉलिक्यूल शेयर किया हुआ है? एक। तो 2 ने अगर एक शेयर किया तो एक ने कितना किया? लॉजिकली आधा किया। तो यहाँ एक्चुअली आधा वाटर मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर हाफ लिखने का मतलब यह है, यहाँ 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स ने एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर किया, जिस वजह से एक के हिस्से में आधा वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है बाय लॉजिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ हाफ H2O लिखा हुआ है, लेकिन हाफ H2O होता नहीं। यहाँ पर मतलब ये है कि 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स ने एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर किया हुआ है क्रिस्टल में। इस वजह से यहाँ पर फॉर्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगर इसी में वापस आप मतलब
3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। आप कैल्शियम सल्फेट के प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे एक मॉलिक्यूल के साथ, तो उस केस में हमें वापस से अपना जिप्सम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम आप बना सकते हैं। तो इतना ही है हमारे इस चैप्टर में। ठीक है, हमने एसिड एंड बेसिस सॉल्व के सारे मेन टॉपिक्स को सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। ये चैप्टर आज यहीं पर अब हमारा खत्म होता है। अब हम अगला जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो प्रोबेबली मेटल एंड नॉन मेटल हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।